Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. In the last lecture, we completed the tribal movements of the mainland India, and today we will begin with the tribal movements of Northeast. Which chapter we are doing? This is chapter 6, which is People's Resistance Against British before 1857. Okay, but before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. लेट्स बिगिन फॉर टुडे देन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ सम ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओके, मैंने ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है वेदर इट्स 1857 और नॉट। सो जनरल हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही देखेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर खासी अपराइजिंग। अच्छा, खासी नाम से पता चल रहा है आपको यहाँ पे दैट इट मस्ट बी बिलोंगिंग टू द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। नाउ खासी, गारो, जैंतिया, दीज हिल्स आर वेरी फेमस, राइट? तो एक बार मैप में भी देख लेते हैं इनको। सो या दिस इज योर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। लेट मी जूम आउट एंड ओके आई विल जूम इन अगेन। ठीक है, तो ये है आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये देख रहे हैं आप, दिस होल इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा ये तो प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं बट दैट टाइम इट वाज नॉट। सो आपको पता है बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया वेरी मच। ठीक है, सो या हियर यू कैन सी ये 3 हिल्स लिखी हुई हैं, बहुत ही फेमस हिल्स हैं, विच इज गारो हिल्स, ओके, खासी हिल्स एंड दी जैंतिया हिल्स। और ये आपका कौन सा स्टेट है? दिस इज योर द मेघालय रीजन। तो ये प्रोमिनेंटली हिल्स कहाँ पर है? मेघालय रीजन में। थोड़ा एक्सटेंशन इनका असम में भी है बट प्रोमिनेंस इनका कहाँ पे है? मेघालय में। ओके ओके, सो आफ्टर हैविंग occupied the hilly region between the Garo and the Jaintia hills, East India Company wanted to build a road linking Brahmaputra Valley with Sylhet. Now Sylhet actually अब आज के टाइम में जो है वो बांग्लादेश का पार्ट है बट दैट टाइम इट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिलहेट से लिंक करते हुए ये एक रोड बनाना चाहते थे ब्रह्मपुत्र वैली, दैट इज योर असम रीजन। तो ये असम रीजन को सिलहेट से लिंक करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने बनानी थी रोड। ठीक है, और इन्होंने ऑलरेडी गारो और जैंतिया के बीच का हिल एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। चलो एक बार सिलहेट को भी देख लेते हैं थोड़ा। सो अगेन दिस इज योर फिजिकल मैप ओनली। नाउ दिस इज योर बांग्लादेश। ठीक है, इसका जो बिल्कुल ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आज के प्रेजेंट टाइम का आपका सिलहेट है बट दैट टाइम इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और असम का पार्ट था ये। तो ये जो पूरा रीजन है ये आप ब्रह्मपुत्र वैली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही है तो इस रीजन को ये यहाँ से लिंक करना चाहते थे। ठीक है, सो दे वांटेड टू बिल्ड अ रोड। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ टू बिल्ड दैट रोड व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड calling the outsiders, that is Englishmen, Bengalis and the laborers from the plains to these regions. ये जो hilly regions थे यहाँ पे ये outsiders लाने लगे plain area से। ठीक है, so the Khasi, Garo, Khamtis and Singpos tribe who were residing in these areas, they organized themselves under Tirath Singh. Okay, so the leadership is being provided by the Tirath Singh. अब ये ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद को गैदर करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और तीरथ सिंह लीडर हैं और ये चाहते हैं कि ये जो नए लोग आए हैं, आउटसाइडर्स आए, स्ट्रेंजर्स आए हैं, इनको हम अपने एरियाज से बाहर निकाल दें। ठीक है, नाउ अपराइजिंग डेवलप्ड इनटू अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो वही चीज़ हुई। ठीक है, ये रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया और 1833 तक आते आते इंग्लिश ने मिलिट्री फोर्स यूज करके इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सेम थिंग जो वो हमेशा से कर रहे थे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर खासी अपराइजिंग। कन्फ्यूजन की आई डोंट थिंक देर इज एनी गुंजाइश। ठीक है, खासी नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर है। ठीक है, ओके, एंड इट हैपेंड बिफोर 1857, ईयर 1833। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहीं पे देख लेते हैं चलिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको सिंहपोज बता देती हूँ क्योंकि ये सिंहपोज भी आपका 1857 से पहले हुआ है और बाकी ये जो ग्रे बॉक्स में दिए हैं ये सारे आपके 1857 के कुछ बाद में हुए हैं। ठीक है, सो द रेबेलियन ऑफ द सिंहपोज इट हैपेंड इन असम इन द अर्ली 1830। ठीक है, एन अपराइजिंग इन 1839 सॉ द डेथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। एक एजेंट थे ब्रिटिश के, उनकी डेथ हो जाती है। ये जब रिवोल्ट करते हैं तो उनको मार देते हैं।
सो देयर इज अ पर्सन चीफ निरांग फिदू और फिडू, ठीक है, ये लीड करते हैं उस रिवोल्ट को 1843 में, जहां पे ये अटैक करते हैं ब्रिटिश गैरिसन पे और कई सारे सोल्जर्स की हो जाती है डेथ। ओके, व्हाट इज गैरिसन? गैरिसन इज नथिंग, इट्स अ पर्टिकुलर एरिया, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, कोई फोर्ट हो गया, ठीक है, टाउन के अंदर ही, जहाँ पे सोल्जर्स को रेस्ट करने के लिए ठहराया जाता है, ठीक है, जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनके लिए, जब लड़ाई नहीं हो रही होती है तब उनको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। सो गैरिसन इज दैट प्लेस। तो वहाँ पे जाके इन्होंने अटैक कर दिया। लीडरशिप किसने प्रोवाइड की है? चीफ निरांग फिडू। कब हुआ है? 1843 में। बिगिन कब हुआ था? 1830 में। कहाँ पे? आसाम। किसने किया? सिंगपोज ट्राइबल पीपल, ठीक है, ओके। नाउ सम ऑफ दी स्मॉलर मूवमेंट्स वर दोज ऑफ, अब इसके अलावा भी कुछ छुटपुट अलग अलग जगहों पे मूवमेंट्स हुए हैं, which is your Mishamis in 1836. Now Mishami is also a very popular hill in अरुणाचल प्रदेश। ये हिल्स है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जाके। वाना सी, चलो एक बार मैप में भी देख लेते हैं। सो दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट अगेन, ठीक है, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ओके। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? मिशिमी हिल्स, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे आपका ये, अच्छा, मिशिमी हिल्स हैं यहाँ पे और मिशिमी ट्राइब्स ने किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है बस इस एरिया में लिमिटेड था, ठीक है, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी ध्यान रखना है, ओके। देन वन इज योर खाम्पती रेबेलियन, ठीक है, ये भी आसाम में हुआ है बिटवीन 1839 एंड 1842। लुसहाई रिवोल्ट 1842 और 1844 के बीच में, when they attacked villages in मणिपुर। सो लुसहाई रिवोल्ट कहाँ पे हुआ है आपका? मणिपुर में। खाम्पती असम में हुआ है, ठीक है। सो अगेन यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट ऑल दीज रिवोल्ट्स दे हैपेंड बिफोर 1857। तो ये चीज़ बहुत आपको फोकस करनी है, क्वेश्चन माइट कम इन दिस वे एज वेल, ठीक है। सो मिशमीज, खाम्ती, लुसाई, और अभी हमने ऊपर क्या देखा था? दिस सिंगपोज एंड देन खासी, दे ऑल हैपेंड बिफोर 1857, ठीक है। अब 1857 के बाद की बात करते हैं। उससे पहले, if you remember in the last lectures we also discussed about Ahom's revolt। जब हम नॉर्मल अपराइजिंग्स कर रहे थे, पीसेंट्स एंड सिविल अपराइजिंग्स कर रहे थे, तब हमने अहोम रिवोल्ट भी देखा था, विच हैपेंड इन 1828 to 33 इन असम, ठीक है। अहोम किंग्स उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे, if you remember। So why this revolt took place? It happened because of the non-fulfillment of the pledges of the company after the Burmese war। ये हमने वहाँ भी देखा था, बर्मा वॉर के बाद कंपनी ने कहा था ये जो अहोम्स का रीजन है हम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे या हम इसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बट उन्होंने उसको फिर भी ऑक्यूपाई किया, तो इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, बट इट वाज सप्रेस्ड बाय द कंपनी बाय डिवाइडिंग द किंगडम। नाउ खासी हमने देख लिया, सिंगपोज देख लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। द मूवमेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर 1857, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कुकी रिवोल्ट। इट हैपेंड इन द मणिपुर रीजन 1917 से 1990। हम सीधा 20th सेंचुरी में जंप कर गए यहाँ पे, तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बहुत लेटर ऑन रिवोल्ट हुआ है कुकीज़ का। वाई? अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जिस तरीके से लेबर्स को रिक्रूट कर रहे थे और जिस तरीके से उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, उनकी वेजेस बहुत कम थी या ज़बरदस्ती इनको रिक्रूट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट कुकीज का रिवोल्ट था, ठीक है। वेयर इट हैपेंड? इन द मणिपुर रीजन। नेक्स्ट इज योर रिवोल्ट्स इन त्रिपुरा अगेंस्ट हाइक इन हाउस टैक्स। त्रिपुरा में हुआ है, हाउस टैक्स बढ़ा दिया है उन्होंने, ठीक है। एंड अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, जो बाहर से लोग आके वहाँ पे रहने लगे। अच्छा, एक चीज़ और, बाहर से लोग आ क्यों रहे हैं? देखिए, ब्रिटिश जो है अपनी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने मार्केट्स एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उन नए मार्केट्स के लिए उनको नए लोग चाहिए, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए नए लोग चाहिए। साथ ही साथ वो अपने एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल रीजन, जिससे उनको टैक्स मिलता था। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर देम कि जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है उनके पास होंगी, दे विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम। सो फॉर एग्रीकल्चर भी बाहर से पीजेंट्स और फार्मर्स लाए जा रहे थे, ठीक है, मनी लेंडर्स आ रहे थे बाहर से, नए बिजनेसमैन आ रहे थे बाहर से। सो आउटसाइडर्स का मतलब यहाँ पे उससे है। सो यहाँ पे जो त्रिपुरा में जो रिवोल्ट्स हुए हैं उसमें एक नाम आता है आपका परीक्षित जमातिया का, इन्होंने 1863 में रेबेल किया। देन रियांग रिवोल्ट है आपका, रियांग्स आर द ट्राइबल्स,
ये रत्नामानी ने किया है, ठीक है, 1942 से 43 में, देन बाय भारती सिंह इन द 1920s। ओके, सिर्फ एक ये परीक्षित जमातिया जी हैं जिन्होंने जस्ट आफ्टर 1857 किया है, बट बाकी ये दोनों 20th सेंचुरी में रिवोल्ट्स हुए हैं, रियांग्स रिवोल्ट एंड वन बाय भारती सिंह। ओके, नेक्स्ट इज योर ज़ेलियांगज़ोंग मूवमेंट 1920s, अगेन इन द मणिपुर रीजन। ओके, नाउ दिस वॉज लेड बाय द ज़ेमी, Liangmi and Rongmi tribes. Remember these names, Zemi, Liangmi and Rongmi tribes. Okay, कहाँ से? मणिपुर से, against the failure of the British to protect them during the Kuki violence. जब कुकीज ने रिवोल्ट किया तो उस रिवोल्ट में कई इनोसेंट पीपल की डेथ हुई, ठीक है, जिनमें से जेमी, लियांगमी और रोंगमी ट्राइब्स के कुछ लोग थे, ठीक है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एक्चुअली कि कई सारे सिविलियंस की डेथ हो जाती है, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। अनइंटेंशनली थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें कुकी ये जो ट्राइब्स हैं आपकी, जेमी, लियांगमी एंड रोंगमी, दे वर एंग्री दैट ब्रिटिश कुड नॉट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कुकीज़ वायलेंस, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया। तो ये थोड़ा ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट कॉज है, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट इज योर नागा मूवमेंट। अच्छा, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि नागा लिखा है तो नागालैंड से होगा, प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन might come. So this happened in Manipur again in the year 1905 and stretched to 31, led by the Zadunang against the British rule and for setting up of Nagaraj. इनको नागाराज, अपना जो नागर रिलीजन था उसको एस्टेब्लिश करना था, उसको फर्दर कंसोलिडेट करना था, ठीक है, नागा कल्चर को कंसोलिडेट करना था और नागर रूल को बेसिकली एक्सपेंड करना था और स्ट्रेंथन करना था, उसके लिए मूवमेंट हुआ, ठीक है, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट तो हुआ ही, बट वेयर इन द मणिपुर रीजन। ओके, अच्छा, उससे पहले चलिए एक और देख लेते हैं। हिराका कल्ट है आपका 1930s में, अगेन इन द मणिपुर। इट वॉज लेड बाय गेडिन लियू। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस नेम। हाउ? बिकॉज शी एक फीमेल है, शी वॉज जस्ट 13 years old, ठीक है, जब इन्होंने इस रेबेलियन को ज्वाइन किया। सो शी वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू ज्वाइन द रेबेलियन दैट टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ठीक है, रिमेंबर दिस नेम। इनको रानी गेदिन लियू भी बोला जाता है, इनको टाइटल मिल गया था एक्चुअली रानी का, ठीक है। सो द मेन नेम इज गेदिन लियू बट द कंप्लीट नेम इज रानी गेदिन लियू, ठीक है। सो या मणिपुर में हुआ है, हिराका लोग कर रहे हैं, इट वॉज सप्रेस्ड बट काबुई नागा एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड। इस कल्ट के बाद, इस रिवोल्ट के बाद कौन सा एसोसिएशन बना है आपका? काबुई नागा एसोसिएशन, ओके, इन द ईयर 1946, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है दैट मणिपुर में कौन से रिवोल्ट्स हुए हैं। तो कुकी, ज़ेलियांगज़ोंग, हिराका एंड नागा। सो रिमेंबर दिस, ये आपके मणिपुर रीजन में हुए हैं। नेक्स्ट कुछ स्मॉलर मूवमेंट्स हैं आपके, जैसे रिवोल्ट्स ऑफ द सिंटेंग्स ऑफ द जैंतिया हिल्स इन 1862, ठीक है, ये भी आपका 1857 के जस्ट बाद ही हुआ है। देन है आपका फुलागुरी पीजेंट्स रेबेलियन इन 1861, देन रिवोल्ट ऑफ द साफलाज इन 1872 to 73। अच्छा, ये फुलागिरी कहाँ पे है? ये आसाम में ही रिवोल्ट हुआ है। देन साफलाज का हुआ है 1872 to 73। देन अपराइजिंग ऑफ द कच्चा नागाज ऑफ द चचर इज इन असम 1882 में, ओके, एंड अगेन अ वुमेन्स वॉर इन मणिपुर इन 1904। तो आप नोटिस करेंगे कि नागाज के जो दोनों रिवोल्ट्स हैं वो कहीं भी नागालैंड में नहीं हुए हैं, ठीक है, असम में हुआ है एक, और एक आपका कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में हुआ है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्मॉलर मूवमेंट थे। सिंटेंग्स, फूलागुरी, साफलाज एंड कच्चा नागाज, ठीक है, ओके। सो ये done, we are done with the tribal movements of the northeastern India. Now next important is your Sepoy mutinies. What is meant by Sepoy mutinies? That जो soldiers थे, especially जो Indian soldiers recruited थे ब्रिटिश की आर्मी में, उनका रिवोल्ट या रेबेलियन, ठीक है। म्यूटिनी का मतलब वही है, रिवोल्ट और रेबेलियन बाय द सोल्जर्स, स्पेशली द इंडियन सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the causes of the Sepoy mutinies which took place before the revolt of 1857? Give few examples, ठीक है। तो 1857 से पहले वाले ही हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे।
So what happened? A number of sporadic military uprisings took place before the Great Revolt of 1857 in different parts of the country. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में 1857 के रिवोल्ट होने से पहले कुछ छुटपुट मिलिट्री अपराइजिंग्स हुए हैं आपके, ठीक है। अब इनके कॉजेज क्या थे? व्हाट वर द कॉजेज? सो वन वाज द कॉमन कॉज दैट ब्रिटिश रूल है, ठीक है। नाउ मेन रीजंस क्या थे? फर्स्ट इज योर डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड द प्रमोशंस. What happened that their British counterparts, let's say एक है ब्रिटिश सोल्जर उसी आर्मी में सेम रैंक पे और एक है आपका इंडियन सोल्जर, तो उसको सैलरी भी कम मिलती थी और उसको प्रमोशंस भी नहीं होते थे जल्दी से. तो पहला रीजन ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन है पेमेंट और प्रमोशंस में. नेक्स्ट है आपका मिस ट्रीटमेंट ऑफ द सिपॉइज बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. दिस इज अ नोन फैक्ट, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट that Britishers they used to consider themselves as superior और वो Indians को inferior मानते थे, तो mistreat बहुत करते थे उनको, that is insults करना. Okay, so mistreatment was there. Then refusal of the government to pay foreign service allowance while fighting in the remote regions. Now see, हमें पता है इंडिया एज इंडिया, हम होल इंडिया देखते हैं, जो सारे हमारे स्टेट्स हैं वी कंसिडर इट एज द होल इंडिया, ठीक है. बट इंडिपेंडेंस से पहले या हिस्ट्री में, पास्ट में, देयर वाज नो सच आइडेंटिटी ऑफ होल इंडिया. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that most of the people they didn't have the sense of India as a nation for them, ठीक है. एंड उनके जो लोकलाइज्ड रीजन्स होते थे उनके लिए उनकी दुनिया वही होती थी, ठीक है. एंड जो फार ऑफ स्टेट्स होते थे, लेट्स से अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो नॉर्थ इंडिया आपके लिए एक फार ऑफ रीजन हो गया. तो अगर किसी सोल्जर को वो भेज रहे हैं साउथ से नॉर्थ, तो उनके लिए ऐसा होता था कि लेट्स से वन कंट्री छोड़ के वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या बहुत ही रिमोट रीजन में जा रहे हैं, तो इसको उस कंडीशन में, इस तरीके के वॉयजेस में उनको एक फॉरेन सर्विस अलाउंस का प्रोविजन था, जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स को तो मिलता ही था, ठीक है. ब्रिटिश सोल्जर अगर किसी एक लैंड छोड़ के दूसरी लैंड में वॉर लड़ने जा रहा है जो थोड़ा फार ऑफ है, उनके हिसाब से वो एक दूसरी किंगडम में आ जाता है या दूसरे पार्ट में आ जाता है कंट्री के, तो एक फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था जो इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था. ओके ओके. नेक्स्ट, रिलीजियस ऑब्जेक्शंस ऑफ द हाई कास्ट हिंदू सिपॉइज टू लॉर्ड कैनिंग्स जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. 1856 का एक एक्ट है जो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया, विच इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जहाँ पे ये कहा गया दैट ऑल द रिक्रूट्स टू बी रेडी फॉर सर्विस बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया. दैट इज आपको यहाँ पे भी लड़ना है, इंडिया के अंदर भी आपको लड़ना है, प्लस बाहर अगर हम जाते हैं किसी और कंट्री में जाके अगर आपको लड़ने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा. अब यहाँ बाहर कंट्री से क्या मतलब है? दैट इज़ जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए, जैसे बर्मा है, बर्मा वॉर्स चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है. और आपके इधर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में आ जाएँ, सिंध में आ जाए, वहाँ पे भी आपके वॉर्स चल रहे हैं. और ब्रिटिश की जो दूसरी टेरिटरीज थी ओवर द ग्लोब, तो वहाँ पे भी ये अनाउंस कर दिया गया कि आपको लड़ने के लिए भेजा जा सकता है. बट व्हाट हैपेंड, हिंदू पीपल दे बिलीव्ड, स्पेशली द हाई कास्ट हिंदू पीपल, दैट वी कैन नॉट लीव आवर लैंड्स. हम अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, हमारा कास्ट इससे डिग्रेड हो जाएगा. इट इज़ अगेंस्ट आवर कल्चर और अगेंस्ट आवर रिलीजन. ओके, ऐसा माना जाता था. So all these were the reasons and the sepoys shared all the discontent and grievances. तो ये सारे एकदम मिलके सामने आए, ठीक है. अलग अलग सिपॉइज के अलग अलग रीजंस थे. सो दीज वर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, हर तरीके का. इकोनॉमिक हमने देखा कि उनको सैलरी नहीं मिल रही. रिलीजियस अभी हमने देखा, ठीक है, कि दूसरे लैंड्स में जाके उनको लड़ाई करनी है, ठीक है. सोशल हमने देखा कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो ये सब मिलके एक लार्ज स्केल पे रेबेलियन का रीज़न बना. Okay, next reason is that the upper caste sepoys had found their religious beliefs in conflict with the service condition. Just same जो अभी हमने बताया, that उनके जो beliefs थे और ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में प्रोविजन डाल दिया गया था, ऑर्डर दे दिया गया था, उनके बिलीव्स के अगेंस्ट था, ठीक है. नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए. इन 1806 रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन बाय अ लेदर कॉकेड कॉज्ड अ म्यूटिनी एट वेल्लोर. व्हाट हैपेंड, पहले जो टर्बन थी
ठीक है, उसकी जगह पे एक लेदर कॉकेड, एक लेदर की हैट काइंड ऑफ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी फॉर द सोल्जर्स। तो वेल्लोर, वेल्लोर कहाँ पे है, दैट इज इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया। तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट में म्यूटिनी हुई। ओके, 1844 में, अच्छा ये वही सेम कि उनके रिलीजियस बिलीव्स से रिलेटेड था। देन 1844 में एक म्यूटिनस आउटब्रेक हुआ है बंगाल आर्मी सिपाहीज का फॉर बीइंग सेंट टू फार अवे सिंध। अब सेम चीज़, ठीक है, उनको सिंध में भेजा गया लड़ाई करने के लिए, जो उनके लिए कुछ ऐसा था कि एक दूसरी कंट्री में जाना। ओके, सो अगेंस्ट दिस दे रिवोल्टेड। देन इन 1824 sepoys of the Barakpur is in Bengal only, they rose in revolt when they were asked to go to Burma। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, उनको भी बर्मा भेज दिया लड़ाई करने के लिए, ठीक है। नाउ वाई दे रिवोल्टेड, बिकॉज फॉर देम क्रॉसिंग द सी वुड मीन लॉस ऑफ कास्ट, कि अगर हम ओशन को पार करते, किसी सी को पार करते हैं तो हमारी कास्ट डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू रिलीजियस रीजन्स एज वेल, रिलीजियस बिलीव्स एज वेल, which acted as the one of the causes of the revolts। ओके, तो ये आपका कॉजेज था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज। तो आप जो क्वेश्चन में हमने देखा था दैट एग्जाम्पल्स देने, आप उसमें इंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर म्यूटिनी ऑफ द सिपाहीज इन बंगाल इन 1764। सी द ईयर वे बैक मतलब 1857 से सीधा आप 90 ईयर्स पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ वेल्लोर म्यूटिनी हुआ तमिलनाडु में 1806 में, when sepoys protested against the interference in their social and religious practices and raised a banner of revolt unfurling the flag of the ruler of the Mysore। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मैसूर में उस टाइम पे रूल कर रहे थे, नाउ 1806 की बात कर रहे हैं, ठीक है। खुद फाइंड आउट कीजिए या खुद रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इस टाइम रूलर कौन था मैसूर का, ठीक है। ओके, तो इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया और जो वहाँ के रूलर्स थे, वहाँ का रूलर था सॉरी, उसका सपोर्ट किया इन्होंने और प्रोक्लेम कर दिया कि ठीक है अब मैसूर का ही रूल होगा, ब्रिटिश का रूल नहीं होगा। वो अलग बात है कि सप्रेस हो गया बाद में रिवोल्ट, बट या दे डिड दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर म्यूटिनी ऑफ द सिपाहीज ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट इन दी 1824। अच्छा, ये नेटिव इन्फेंट्रीज कुछ नहीं होते थे, बेसिकली ग्रुप्स जो बना दिए जाते थे सोल्जर्स के विद इन दी आर्मी, उनको नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था और उनके डिफरेंट नेम्स होते थे अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर स्टेशनड, ठीक है। एंड या नेक्स्ट इज योर रिवोल्ट ऑफ द ग्रेनेडियर कंपनी इन असम इन 1825, म्यूटिनी ऑफ एन इंडियन रेजिमेंट एट शोलापुर 1838। शोलापुर कहाँ है, इट्स इन महाराष्ट्र, राइट। ओके, नेक्स्ट इज योर म्यूटिनी ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री 22nd, 66th, 37th in 1844, 49, 50 एंड 52। ये जस्ट बिफोर 1857 आपके थोड़े थोड़े रिवोल्ट्स हुए हैं नेटिव इन्फेंट्रीज के, ठीक है। और यही सब मिलके बेसिकली इन्होंने ही बड़ा एक रूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ द 1857 रिवोल्ट। धीरे धीरे करके जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो एक्यूमुलेट होते गए और सडनली बर्स्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ओके, सो ऑल दीज म्यूटिनीज they did not spread beyond their locality and were ruthlessly crushed। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनके रिवोल्ट्स का कि इनका एक्सपेंशन पैन इंडिया नहीं था। पैन इंडिया तो आप छोड़िए, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी हो रहे तो उस स्टेट में भी एक्सपेंशन नहीं था, उस पर्टिकुलर सिर्फ लेट्स से विलेज या टाउन में वो लिमिटेड था। और ब्रिटिश के लिए बहुत ईजी था इन छोटे छोटे रिवोल्ट्स को क्रश करना। व्हाट दे यूज्ड टू डू, इधर दे यूज्ड टू किल देम, सोल्जर्स को सीधा मार देते थे या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट उनकी नौकरी से निकाल देते थे या फिर उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था, ठीक है। सो ऑफन इन्फ्लिक्टिंग टेरिबल वायलेंस, एग्जीक्यूटिंग लीडर्स एंड डिसबैंडिंग दी रेजिमेंट्स, मतलब भाई अगेंस्ट वायलेंस किया उनके, ठीक है, उनको मार दिया और रेजिमेंट्स जो ग्रुप्स होते थे उनको डिसबैंड कर दिया, दैट इज डिस्पर्स कर दिया। बट द लेगेसी ऑफ दीज रिवोल्ट्स प्रूव टू बी ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस लेटर। लेकिन इनकी जो विरासत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि यही वो रिवोल्ट्स थे जो आगे जाके 1857 रिवोल्ट में टर्न हुए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुए। नाउ ये जो ऊपर हमने नेटिव इन्फेंट्रीज देखे हैं जितने भी, यू डोंट हैव टू क्रैम देम। आप एग्जाम्पल्स देने के लिए एक दो याद कर लीजिए, अदरवाइज प्री में ये आपको नहीं पूछने वाले एज सच
कि 66 नेटिव इन्वेंट्री कब हुआ एंड लाइक दैट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे तब वो हम वहाँ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वीकनेसेस ऑफ द पीपल्स अपराइजिंग्स। क्या वीकनेस थे? Question is, what were the reasons which led to the weakening of the people's movements against the British? So you have to tell क्या reasons थे जिससे ये जो movements है ये sustain नहीं कर पाई, ठीक है, इनका expansion नहीं हो पाया। First one is your, these uprisings drew a large number of participants but were localized, occurred at different times and different regions. Same thing अभी discuss किया, उस particular region में limited, ठीक है, and they were not like कोऑर्डिनेटेड। अगर अलग अलग जगहों में हो रहे हैं, लेट्स से किसी स्टेट में पर्टिकुलर एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है, कि लीडर्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अपने फाइट्स को। देन इन द डिफरेंट रीजन्स दे मोस्टली अरोज आउट ऑफ लोकल ग्रीवेंसेस, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि किसी के रिलीजियस बिलीव्स हर्ट हो रहे हैं तो रिवोल्ट कर दिया, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो रिवोल्ट कर दिया। तो ये जो रीजंस थे ये अलग अलग रीजंस थे सबके पास, ठीक है। देन लीडरशिप वाज सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर, बैकवर्ड लुकिंग, ट्रेडिशनल इन आउटलुक एंड द रेजिस्टेंस डिड नॉट ऑफर ऑल्टरनेटिव्स। जब हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करते तो हमको यहाँ देखने को मिलता है कि अभी भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, कंजर्वेटिव थिंकिंग है, ठीक है। These revolts were not for the independence of India as such, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सडनली दे आर एनलाइटेंड कि येस हमको ब्रिटिश इस गवर्नमेंट को, इस ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर निकालना है, ठीक है। तो उनके कुछ लोकलाइज्ड रीजंस थे अपने, ठीक है, पर्सनल रीजंस थे, सेल्फ रीजंस थे। एंड अगर रिवोल्ट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद क्या, कोई अल्टरनेटिव नहीं था इनके पास, ठीक है। लेट्स से वी हैव किल्ड दी ब्रिटिश सोल्जर्स, वी हैव किल्ड द ब्रिटिश कमांडर्स, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करोगे? तो ये अल्टरनेटिव एब्सेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, इन मेनी ऑफ दीज रिवोल्ट्स सीम्ड सिमिलर टू वन अनदर इन वांटिंग टू आउस्ट द एलियन रूल, ठीक है, ठीक है। कुछ उनके सेल्फ रीजंस थे, डिफरेंट रीजंस थे, बट कई जगह हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं दैट येस दे वांटेड टू in some pockets of the country, not everywhere, they wanted to oust the alien rule, निकालना चाहते थे, but it was not because of some national impulse। ऐसा नहीं है, अब जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं है दैट इंडिया को वो ध्यान में रखते हुए रिवोल्ट कर रहे हैं, दैट हमें पूरे इंडिया से ही ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। दिस वॉज नॉट द केस, इट वॉज नॉट अ कॉमन एफर्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो फाइट हो रही है और यहाँ पे जो फाइट हो रही है कोऑर्डिनेटेड, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, कि प्लान करके प्रॉपर कर रहे हैं रिवोल्ट, नथिंग वॉज द केस। एंड लीडरशिप भी वॉज नॉट कॉमन, ठीक है, यहाँ पे कोई और है लीडर, यहाँ पे कोई और लीडर है। नेक्स्ट, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंडीशंस दैट वर कॉमन टू देम। सो कॉमन थ्रेड क्या है जिसने इन रिवोल्ट्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है कि कुछ कॉमन रीजंस हैं, कुछ कॉमन कॉजेज हैं उनकी सफरिंग्स के, ठीक है, ओके। Now, these rebellions were centuries old in form and ideological cultural content. That is, organization बिल्कुल भी नहीं रिवोल्ट्स का, ठीक है। एंड जिस तरीके से लड़े जा रहे थे, जैसे कोई नई टैक्टिक्स नहीं, कोई नई स्ट्रैटेजीज नहीं, एंड वेपन्स भी नहीं यूज़ करना नए, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट पॉसिबल दैट उनका विन कर पाना वॉज नॉट दैट ईजी। Next, those who were not so uncooperative or obstinate were pacified through concessions. Uncooperative यहाँ यूज़ किया गया है इंडियंस के लिए ही। कुछ ऐसे भी लीडर्स थे, कुछ ऐसे भी सोल्जर्स थे जो ठीक है कि चलो 10 सोल्जर्स ने कहा और हमने भी पार्टिसिपेट कर लिया, बट एज सच दे आर नॉट अपोजिंग द ब्रिटिश रूल या फिर ब्रिटिश कमांडर्स को अपोज नहीं कर रहे। तो अगर ब्रिटिशर्स ने उनको कुछ कंसेशंस दिए, उनके साथ कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह कर लिए कि ठीक है हम आपको लेट से आपको प्रमोट कर देंगे, आपकी सैलरीज बढ़ा देंगे या आपको ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो वो बैकआउट कर गए। ओके, सो दिस वाज आल्सो द रीज़न कि लॉयलिटी की कमी भी कई जगह देखी गई। नेक्स्ट इज योर मेथड्स एंड आर्म्स यूज्ड बाय द फाइटर्स इन दीज अपराइजिंग्स वर ऑब्सोलीट। सेम चीज़, पुराने ओल्ड तरीके के वेपन्स यूज़ करना, ठीक है। अब ठीक है, जैसे इंडियन सोल्जर्स जो कर रहे थे रिवोल्ट, उनके पास मॉडर्न वेपनरी होगी क्योंकि वो आर्मी के सोल्जर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको एक्सेस होगा, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब वो अलग जाके अपना रिवोल्ट कर रहे हैं, अब वेपन्स का तो एक जो पूरा
स्टॉक होता है वो तो ऑब्वियसली किसी कमांडर इन चीफ के अंडर में होता होगा, राइट? तो ऐसा भी नहीं कि जाके निकाल लिए सारे, कई जगह किया भी होगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीवेयर इट हैपन लाइक दैट, ठीक है? तो उन्होंने कुछ अपने खुद के वेपन्स यूज़ किए जो पुराने थे। लेट से कोई नाइफ यूज़ कर रहा है, कोई तलवार यूज़ कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है? स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है। सो देन देवर डिसेप्शंस एज वेल। डिसेप्शंस मीन्स दैट सेम, कई जगह जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्होंने खुद ही इंफॉर्मेशन पास ऑन की ब्रिटिशर्स को कि ठीक है यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इस जगह पे रिवोल्ट होने वाला है, राइट? ओके, सो दीज वर द रीजंस। सो ये खत्म आपका रीजंस, ठीक है? वीकनेस ऑफ पीपल अपराइजिंग्स के रीजंस आपके फिनिश हो गए हैं, एंड ये चैप्टर भी आपका उसके साथ फिनिश हो गया, दैट इज पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। लेकिन माइंडेड हमने 1857 के बाद के भी अपराइजिंग्स देखे हैं, बोथ इन द सिविल एज वेल, पीजेंट्स एज वेल, इन दी ट्राइबल्स एज वेल, ठीक है? गो थ्रू दिस समरी, ये काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है? ये आप खुद कर सकते हैं, समरी प्लीज़ देखिए। एंड वन मोर थिंग, whenever you revise the chapters, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द चैप्टर एंड डायरेक्टली रीडिंग, आप सबसे पहले समरी को ज़रूर देखिए, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा एंड इट विल हेल्प यू रिवाइज ईजी एंड वेल एंड रिटेन इट फॉर लॉन्ग। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे लर्निंग विद मी. Don't forget to like, share and subscribe, and meet you in the next lecture.